Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about Inclusive Education, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो सबको समाहित कर ले, यानी कि ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। हर वर्ग के, हर प्रकार के बच्चों को कक्षा में एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि अलग अलग विशेषताओं वाले बालकों को एक साथ शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें असमर्थ बच्चों के साथ साथ अन्य बच्चे भी शामिल होते हैं। सम्मिलित शिक्षा का एक मुख्य सिद्धांत है कि सभी बच्चे स्कूल की मुख्य धारा से जुड़े हैं और एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा एक संदेश देती है, एवरीवन बिलोंग्स टू द स्कूल, एवरीवन इज वेलकम टू द स्कूल, यानी कि स्कूल सभी के लिए है और सभी का स्कूल में स्वागत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न योग्यता वाले बच्चों का स्कूल के विभिन्न पहलुओं में पूर्ण रूप से एक साथ सम्मिलित होना है, जिन पहलुओं का दूसरे बच्चे भी आनंद उठाते हैं और उन तक पहुंच रखते हैं। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के मायने क्या हैं। यानी कि समावेशन का शाब्दिक अर्थ है सम्मिलित करना, एक अंग मानना, सदस्य या साथ देना। इस प्रकार समावेशन का अर्थ सदस्यता से है, जिसका संबंध किसी विशेष समुदाय से है, जो शांति, स्वतंत्रता और समानता के साथ स्वेच्छा से निष्पक्ष और समान शर्तों पर एक साथ एक समूह में रहता है। समावेशन का अर्थ विद्यालय की एक ऐसी पुनर्संरचना से है जिसमें विद्यालय सभी समुदायों का एक केंद्र हो और सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार समावेशी शिक्षा राष्ट्र की नियमित शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को समाविष्ट किया जाना है। समावेशी शिक्षा केवल निशक्त जनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के बच्चे का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। यानी कि सभी प्रकार के बच्चे जो शैक्षिक हाशिए पर हैं, जैसे विकलांग, वर्ग, जाति विशेष, गरीब, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति और भौगोलिक कारकों के चलते जो शिक्षा से वंचित हैं, इन सभी को एक साथ सामान्य शिक्षा में शामिल करना ही समावेशन है। और सामान्य शिक्षा के शिक्षकों के साथ विशेष शिक्षकों, माता पिता, सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक सभी शांति, स्वतंत्रता और समानता के साथ समूह बनाकर सभी प्रकार के बच्चों को उसकी सहभागिता, परस्पर पूरकता और बाधा रहित पर्यावरण में दाखिल कर शिक्षा प्रदान कर सके, यही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा विद्यालयों में सभी बच्चों को उनकी बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना ही समायोजित करना है। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी हैं। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालकों को देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान करना। विशिष्ट बच्चों की काउंसिल ने कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की कुछ आवश्यकताएं बताई। प्रत्येक बालक को उचित शिक्षा प्रदान की जाए, बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उन्हें ऐसे साधन उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कक्षा कक्ष से जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं को दूर कर सके। इस प्रकार मुख्य धारा को विद्यालय वातावरण में सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। इनमें माता पिता, अध्यापक, प्रबंधकों का प्रयास ही संभव है कि असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए और उन्हें समावेशी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब हम दूसरा उद्देश्य देखेंगे कि बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण देना। समावेशी शिक्षा में हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, जिससे हर बालक के लिए शिक्षा प्राप्त करने योग्य माहौल मिल सके। सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि बालक को एंटी सोशल बनने से रोका जाए और उसे यह सिखाया जाता है कि वह समाज का एक हिस्सा है। समावेशी शिक्षा में बालकों के प्रति संवेदनशीलता भी रखी जाती है।
समाज द्वारा हर बालक जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है उनके प्रति संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अगला उद्देश्य है सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि बालकों को उनकी स्थिति, योग्यता और क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक अधिगम कराने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। फिर है बालकों में नवजीवन का संचार, यानी कि जो समावेशी शिक्षा में सम्मिलित बालक हैं उन सभी बालकों में एक साथ कई प्रकार की गतिविधियों को शामिल करके उन्हें उनकी परिस्थितियों में रहते हुए भी उनमें उत्साह और उमंग पैदा की जाए। फिर है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। बालकों को स्वावलंबी होने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए ताकि वे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, यानी कि जो बहुत दूर दराज इलाकों में जो आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे हैं उनको शामिल किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के बच्चे जैसे कि सामान्य बालक और अन्य सभी प्रकार के विकलांग बालकों को शामिल किया जाता है। फुटपाथ पे रहने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है। असक्षमता यानी कि जो किसी कारण से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग बालक है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। प्रवासी मजदूरों के बच्चे, यानी कि जो दूर देशों में प्रवास कर रहे हैं उन मजदूरों के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। बाल श्रमिक, जो छोटे छोटे बालक हैं जो श्रम करते हैं, श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उन बालकों को शामिल किया जाता है। असक्षमता युक्त वाले बच्चे, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालक है उन बालकों को, और कुछ कठिन परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाएं जैसे मानसिक रूप से असक्षम और जो आर्थिक रूप से भी असक्षम हो और सामाजिक रूप से भी जिन बालिकाओं की उपेक्षा की गई हो। इसके अलावा दीर्घ यानी लंबी और स्थायी रहने वाली बीमारियों के कारण ग्रस्त रहने वाले बालकों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं भी हैं जो हमारे सामने निकलकर आती हैं। इसमें है सभी के लिए, सभी प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा, यानी कि एक ही विद्यालय के अंतर्गत बाधित बालक यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग बालक हैं और सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के प्रावधान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा पद्धति बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनेक विभिन्नताओं की पहचान करती है। उन्हें स्वीकार करके उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति और समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों जैसे कि शारीरिक रूप से बाधित, श्रवण दृष्टि से वाक बाधित, मानसिक रूप से असमर्थ सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक और मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है और उन्हें समर्थन प्रदान करती है, जिससे उन्हें विकास के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना गया है। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में स्वीकृत करती है। शिक्षा की अन्य प्रणालियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को स्वीकार किया गया है, लेकिन समावेशी शिक्षा पद्धति में इस अधिकार की भावना को सर्वाधिक रूप में प्रधानता दी गई है। इस शिक्षा पद्धति में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्तर के बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट है विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा गया है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग, संस्कृति, सामाजिक और शारीरिक और मानसिक गुणों की विभिन्नता वाले बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सह संबंधित करने और समायोजित होने के ये अवसर प्रदान करती है।
नेक्स्ट है सुदृढ़ नीतियों द्वारा नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने और उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीतियां बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। यही वजह है कि गत कई वर्षों से बच्चों की शिक्षा, विशेषकर असमर्थ बच्चों के प्रति स्कूलों, अध्यापकों और समाज की अभिवृद्धि में अधिक से अधिक बदलाव देखने को मिला है। नेक्स्ट है विद्यालय का अभियोजन। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है, यानी कि योजना बनाता है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति ही बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अत्यधिक लचीला होना। समावेशी शिक्षा पद्धति की एक अन्य विशेषता है प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम का अधिक से अधिक लचीला बनाने के लिए नेतृत्व और संसाधनों का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा की इस विशेषता के कारण ही बहुत से छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और परिवेश की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है। इसकी एक अन्य मुख्य विशेषता है समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा ही नहीं है, बल्कि यह इससे कहीं अधिक है। जब शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो विशेषता इन बच्चों से संबंधित होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही स्पष्ट व उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में समावेशी शिक्षा का संबंध उन सभी बच्चों से भी है जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। यह शिक्षा पद्धति तो उन सबको सम्मिलित कर शिक्षा प्रदान करती है जो एक दूसरे के कारण शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहे हों। नेक्स्ट है विशिष्ट और सामान्य शिक्षा में नजदीकी संबंध। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट और सामान्य शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक तथा स्कूल और समाज में नजदीकी संबंध होता है, जिससे कि सभी बच्चों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा समावेशी शिक्षा निरंतर और एक सहयोगी प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा बच्चों की जरूरतों, अधिगम के तरीकों और गुणों की विविधता की बहुलता को मद्देनजर रखते हुए शिक्षक के कौशल तथा क्षमता में वृद्धि करने के लिए शिक्षक शिक्षण एक अत्यंत निरंतर और सहयोगी प्रक्रिया है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक सहायक और अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी को पूर्ण सहभागिता के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और इस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। यह विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के महत्व को समझती है। यह उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण युक्तियों, सहायक सेवाओं और समाज व माता पिता के सहयोग द्वारा सभी को समान शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिलाती हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के एक समान अवसर प्रदान करना और पूर्ण भागीदारी के लिए उपयुक्त माहौल का निर्माण करना है, जिसमें उनमें आत्मविश्वास का निर्माण हो सके। भारत में वर्ष 2000 में NCERT ने विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2000 में समावेशित विद्यालय को मंजूरी दी। सन 2002 में समावेशी शिक्षा और सभी को शिक्षा के समान अवसर, समान अधिकार उपलब्ध कराने पर बल मिला। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत समावेशन नीति को वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया गया। माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना EDSS वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई। यह योजना निःशक्त बच्चों के लिए 9 से लेकर 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की सहायता प्रदान करती है, जो अब वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल कर ली गई। समावेशी शिक्षा को 9 फरवरी 2011 को अमरावती विश्वविद्यालय, जो कि महाराष्ट्र में है, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और कहा कि 21वीं सदी में भारत में समुचित
विकास हेतु शिक्षा का समावेशन वर्तमान समय की मांग है। हम देखेंगे कि शिक्षा के समावेशीकरण के क्या क्या कारण हैं। CSIE समावेशी शिक्षा पर अध्ययनों के लिए एक केंद्र है जो कि ब्रिस्टल UK में है। उसने समावेशन के लिए कुछ बातें बताई हैं। सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी तरह की अयोग्यता या सीखने की कठिनाई के कारण बच्चों को बाहर रखकर या दूर करके उनके खिलाफ भेदभाव या अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। अयोग्य वयस्क स्वयं को विद्यालय उत्तरजीवियों के रूप में पृथक्करण समाप्ति की मांग कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के पृथक्करण के वैध कारण नहीं है। बच्चों का साथ रहना प्रत्येक बच्चों के लिए उपयोगी और लाभदायक होता है। इनको एक दूसरे से दूर रखने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ शिक्षा अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि बच्चों का शैक्षिक और सामाजिक विकास समेकित योजना में अधिक होता है। यहाँ पृथककृत विद्यालयों में ऐसा अध्ययन और देखरेख नहीं है जो एक सामान्य विद्यालय का स्थान नहीं ले सके। समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों के उपयोग में अधिक कुशल, सहायक और प्रतिबद्ध होती है। अलगाव या पृथक्करण बच्चों को भयभीत, अज्ञानी और पक्षपाती बनना सिखाता है। सभी बच्चों को शिक्षा की जरूरत है जिससे उनके संबंध विकसित हों और वे जीवन के मुख्य धारा हेतु तैयार हो सकें। केवल समावेशन में ही वह क्षमता है जिससे बच्चों का भय दूर हो, दोस्त बने, सम्मान और समझ बढ़ सके। इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक अच्छी शिक्षा का मानवाधिकार है और यह सामाजिक समझ बनाती है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा में कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा का महत्व सबको समाविष्ट करने से है। विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। विकलांगता समाज निर्मित है, इसे तोड़ना चाहिए। बच्चे असफल नहीं होते, वे केवल विद्यालय की असफलता को ही दर्शाते हैं। समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है। सभी विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। भौतिक, सामाजिक और व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर होनी चाहिए। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है। समावेशन नीति में सहभागिता हमारी शक्ति है, जैसे विद्यालय समुदाय की, शिक्षक अभिभावक की, विद्यालय तंत्र और अन्य तंत्रों की सहभागिता का होना। शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन नीति के पर्याय होते हैं। यदि बच्चे पढ़ना चाहे तो उनकी कमियों को नहीं देखें, बल्कि उनकी शक्तियों को पहचानना चाहिए। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों के लिए सहायक रेखाएं आवश्यक सेवाएं होनी चाहिए। समावेशन द्वारा आपस में आदर भाव और परस्परता निर्भरता बढ़नी चाहिए। इसके अलावा समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को समझना चाहिए। समावेशी शिक्षा के ज्ञान का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता का विकास होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के प्रति भावात्मक संबंधों का विकास होना चाहिए और वर्तमान संदर्भ में समावेशी शिक्षा की स्थिति को समझना चाहिए। अब हम देखेंगे कि यूनेस्को ने भी इस संदर्भ में समान का यानी कि स्पेन में 7 जून 1994 में एक विश्व सम्मेलन में आयोजित करके उसमें कुछ कार्य प्रारूप तय किए हैं, जिसमें पहला है सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा के संदर्भ में मानव अधिकारों के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विकलांगता युक्त प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शिक्षा के संबंध में अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए। सभी बच्चों को विकलांगता में प्रवेश का अधिकार, उनकी भौतिक, बौद्धिक और सामाजिक
साथ ही साथ संवेगात्मक, भाषाई या अन्य स्थिति को अनदेखा किया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षण विधि हो जिसमें विशेष शिक्षण आवश्यकता सहित सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें। समावेशित विद्यालय में समान अवसर और पूर्ण भागीदारी के लिए पृष्ठभूमि होनी चाहिए। इसकी सफलता केवल विद्यालय के स्टाफ और शिक्षक के प्रयत्नों से ही नहीं, बल्कि साथियों, पालकों और स्वयं सेवकों के प्रयत्न से भी संभव होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संभव हो सभी बच्चों को, चाहे उन्हें कोई भी कठिनाई या उनमें कोई अंतर हो, साथ साथ सीखने देना चाहिए। यही समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावी शिक्षण हेतु उचित अतिरिक्त सहयोग शाला में ही दिया जाना चाहिए। नियमित विद्यालयों को उचित विशेष व्यावसायिक सहयोग देकर विशेष विद्यालय अपनी नवीन और विकास की भूमिका तय कर सकता है। जिन देशों में विशेष विद्यालयों की संख्या बहुत कम है या नहीं है, उन्हें समावेशी विद्यालयों के विकास का कार्य शुरू कर देना चाहिए। समावेशी विद्यालयों के विकास का कार्य शुरू करना चाहिए। सरकार की योजना सबके लिए शिक्षा पर केंद्रित होनी चाहिए। बच्चों के अधिकारों पर समागम करते हुए प्रत्येक बच्चे का समान भागीदारी होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा एक अधिकार है, वह एक दी गई सुविधा नहीं है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस की शाला में ही जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, जहां अन्य सगी साथी और भाई बहन जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों हुई। 90% विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष विद्यालय न होने के कारण सामान्य विद्यालय में ही पढ़ने आते हैं। फिर है विशेष विद्यालयों के शहरी क्षेत्रों में होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनमें पढ़ने नहीं भेज पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले साथ साथ पढ़ते हैं। विद्यालय में इनका समावेशन होना बहुत ही आवश्यक है। यह शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उचित उम्मीदों के साथ और उच्च उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए समावेशी शिक्षा अन्य बालकों अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशित शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा गतिविधियों में और उनके माता पिता को सम्मिलित भी करती है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में यह तय किया गया कि सभी प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उचित वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए तथा कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ने से ना छूट पाए। इसके लिए निर्णय लिया गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कम उम्र में ही जन स्वास्थ्य केंद्र या एकीकृत बाल विकास केंद्रों के माध्यम से पहचान की जाए। सहायक सेवाओं जैसे बाधा रहित वातावरण, संसाधन कक्ष, विशेष पाठ्य सामग्री, विशेष शैक्षिक तकनीकी, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री की भी व्यवस्था की जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा हेतु प्रशिक्षित करने के लिए सघन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस प्रकार शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य छात्र और एक अशक्त या विकलांग छात्र को
समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र, एक अशक्त और विकलांग छात्र के साथ साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट छात्रों के लिए जो परिकल्पना की गई उसे प्रत्येक शिक्षक को विस्तृत रूप में कक्षा में, विद्यालय में समान रूप से व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के आधार। पहला आधार है शाला एक समुदाय के रूप में, यानी कि शाला को एक समुदाय के रूप में माना गया है। पूरा समुदाय एक साथ सीखता है और विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी उस समुदाय का सदस्य होता है। दूसरा है शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार। कक्षा के सभी बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में बिना किसी भेदभाव के सुधार लाना ही समावेशी शिक्षा का आधार है। तीसरा है स्वाभाविक रूप से सीखना। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होता है, अतः उसको और अधिक प्रेरणा देनी चाहिए। चौथा है समूह में गतिविधियां करवाना। बालकों के सीखने के तौर तरीकों में विविधता होती है, इसलिए अनुभवों के द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, चर्चा करके, प्रश्न पूछ के, सुनना और चिंतन और मनन करना और खेल और क्रियाकलापों के माध्यम से, छोटे या बड़े समूह में गतिविधियों के माध्यम से बालक अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक बालक को सीखने सिखाने के क्रम में समुचित अवसर प्रदान करना आवश्यक है। नेक्स्ट है सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। बालकों को सीखने से पूर्व सीखने सिखाने के लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है समझ विकसित करना। बालक उन्हीं सीखी हुई बातों के साथ अपनापन और संबंध स्थापित कर पाता है जिनके बारे में उसके अपने परिवेश के कारण भली भांति समझ विकसित हो चुकी हो। नेक्स्ट है बालक का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होना। सीखने की प्रक्रिया विद्यालय के साथ साथ विद्यालय के बाहर भी निरंतर चलती रहती है, इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है जिससे बालक पूर्ण रूप से उसमें सम्मिलित हो और उसके बारे में अपने आधार पर अपनी समझ को विकसित कर सके। नेक्स्ट है विभिन्न पक्षों का जानना आवश्यक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक पक्षों को जानना आवश्यक है। और अंत में है बालक की विविधता के प्रति आदर और सम्मान, यानी कि प्रत्येक बालक जो कि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, उनकी विविधताओं के प्रति आदर किया जाना चाहिए। इन्हीं आधारों पर समावेशी शिक्षा निर्मित रहती है। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं। प्रत्येक बच्चे को अपनी बुद्धि विकास और अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार को प्राप्त करने का मार्ग ही समावेशन कहलाता है। समावेशन शिक्षा प्रणाली का एक लक्ष्य है। इसके लिए हमें बहुत सी आवश्यक सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन करने की जरूरत है। सभी असक्षम बालकों में असमानता नहीं होती है। इन बालकों में केवल अपनी एक जैसी दैहिक क्षमता व असमर्थता के स्तर पर ही भिन्नता नहीं होती, बल्कि इनमें अपने व्यक्तित्व के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के कुछ सिद्धांत हैं जो विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। इसमें पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली, दो व्यक्तियों में आपसी भिन्नता और दूसरा है व्यक्ति की स्वयं की भिन्नता। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि कुछ बालक दूसरे बालकों से ज्यादातर गुणों में बिल्कुल अलग होते हैं, जिनकी शिक्षा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट शिक्षण संबंधी जरूरतों को विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत है भेद रहित शिक्षा का सिद्धांत।
समावेशी शिक्षा समाज के किसी वर्ग विशेष या समूह विशेष के लिए नहीं है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और सभी समूह को शिक्षा प्रदान करना है। इसकी नीतियों और कार्यक्रमों को इस प्रकार लचीला बनाया जाना चाहिए कि कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रहे। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के इस सिद्धांत के तहत ऐसे बच्चों की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का उपयुक्त स्वरूप निश्चित किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली जानी चाहिए और उसके बाद समस्त बालकों को विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में रखा जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की समस्याओं और उनकी प्रगति की समय समय पर जांच भी की जानी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है अस्वीकार न करने का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा के तहत शारीरिक रूप से असमर्थ सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें यह शिक्षा सामान्य बालक के साथ सामान्य शिक्षण संस्थाओं में भी प्रदान की जानी चाहिए। इन सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अशक्त बालकों को स्वीकार करके या ना करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। जो बालक विशेष शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, यानी कि जिन बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से दिया जाए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षाओं में, जहां उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीक और सहायक सामग्री उपलब्ध हो, दिया जाना चाहिए। इस तरह की शिक्षा इन अशक्त बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है नियंत्रित परिवेश का सिद्धांत। जहां तक संभव हो सके शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों और अन्य सामान्य बच्चों की शिक्षा एक ही कक्ष में एक ही साथ होनी चाहिए। ऐसी कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्ष अशक्त बच्चों को न्यूनतम बाधा उत्पन्न कराने वाला परिवेश प्रदान करता है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत। विशेष प्रक्रिया का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि शारीरिक रूप से अशक्त बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की व्यवस्था का निर्धारण और विश्लेषण करने का पूरा अधिकार होता है, जहां पर बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सके। अगर अभिभावक शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, तो वे बच्चों की उस संस्था से निकालकर किसी दूसरी उपयुक्त संस्था में प्रवेश दिला सकते हैं, जहां पर पहली शिक्षण संस्था की तुलना में शैक्षिक कार्यक्रम अधिक उपयुक्त और बच्चों की जरूरतों के मुताबिक हो। नेक्स्ट है अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा एक संयुक्त प्रयास है। यह क्रियात्मक आधारित एक सामूहिक परियोजना है, जिसमें अभिभावकों, अध्यापकों और सामान्य समाज का समर्थन और योगदान एक आवश्यक दशा है। यदि शारीरिक रूप से बाधित बच्चों के अभिभावक की शिक्षा कार्यक्रम में रुचि हो, इस प्रकार समावेशी शिक्षा के ये सिद्धांत बताए गए हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में कुछ प्रक्रियाओं का समावेश किया जाता है। इसमें पहली है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया और प्रयत्नों से है जिनके द्वारा विशेष तथा अपंग बच्चों की शिक्षा और जीवन जीने के लिए प्रयोग में आने वाले पर्यावरण को सामान्य शिक्षा और सामान्य पर्यावरण तुल्य बनाना है, चाहे बालक की अपंगता का रूप और स्तर किसी भी प्रकार का हो। सामान्यीकरण का उद्देश्य है कि बालक अपनी शिक्षा और जीवन के पर्यावरण में जहां तक संभव हो सके सामान्य बच्चे जैसा अनुभव करे। सामान्यीकरण की विचारधारा ने ही शिक्षा के क्षेत्र में न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण और मुख्य धारा के प्रत्ययों को जन्म दिया गया है। दूसरा है संस्थान रहित शिक्षा।
अपंग और विकलांग बच्चों की अपंगता को इस रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन क्षतियुक्त बच्चों की देखरेख करने और उन्हें शिक्षित करने के नाम पर चलने वाली संस्थाओं की विचारधारा के दिखावे और ढोंग पर रोक लगाने के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया है। एक तरह से यह शब्द संस्थान संबंधी विचारधारा के विरोध को प्रकट करने वाला संकेतक शब्द है। इस पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय अपंग बालकों को संस्थाओं से बाहर निकालकर दूसरे पर्यावरणों में उपस्थित करना है। संस्थान रहित शिक्षा की विचारधारा ने ही शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकरण आंदोलन को जन्म दिया। इस प्रकार संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों और युवकों, छात्रों की सीमाओं को समाप्त कर देती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हें जनसाधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। तीसरी समावेशन की प्रक्रिया है वो है न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण, यानी कि एकीकृत न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण। इस प्रक्रिया से अभिप्राय एक ऐसे वातावरण से है जिसके माध्यम से विशिष्ट और अपंग बच्चों के सीखने और जीवन जीने में आए अवरोधों को कम से कम किया जा सके। ऐसा करने के लिए हमें न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण को इस प्रकार से ढालना होगा कि वह सामान्य पर्यावरण के समान निर्मित हो जाए, जिसमें विशेषता शून्य और अपंगता रहित बच्चे सीखते हैं और सजीवतापूर्ण जीवन का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार समावेशन वह प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। हम देखेंगे कि समावेशन के लिए बालकों में कौन कौन सी अभिवृत्तियां होनी चाहिए जिनके माध्यम से बालक स्वयं को समावेशी शिक्षा में समायोजित कर सके। पहला है स्वयं क्षमता। समावेशी बालकों में यह प्रदर्शित होनी चाहिए कि उनमें भी स्वयं क्षमता वाले कुछ गुण हैं। इन बालकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अधिगम में स्वयं चुनने का अवसर प्राप्त करें। छात्रों को अपने अधिगम का नियंत्रण स्वयं हो। जिन बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं उन्हें चुनाव की क्षमता का अवसर प्रदान करती हैं, और यह तभी संभव है जब समावेशी शिक्षा या शिक्षा में लचीलापन हो। अपने अंदर के कौशलों को बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करने में सबसे बड़ा हाथ शिक्षकों का होता है, जो उनकी क्षमता को देखकर उन्हें उस कार्य में सहयोग प्रदान करें, मौखिक रूप से प्रोत्साहन प्रदान करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनमें निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करें। अब हम देखेंगे कि बालकों में कुछ कौशल भी होने चाहिए। बालकों को शिक्षक द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ कौशल हैं प्रोत्साहित करने वाले कौशल, जीवन उपयोगी कौशल, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल, सौंदर्यात्मक और सृजनात्मक कौशल और शारीरिक कौशल। प्रोत्साहित करने वाले जो कौशल होते हैं वो सामान्य अंत्यक्रिया करने के लिए अधिगमकर्ता को प्रेरित करते हैं। इन कौशलों के विकास से ज्ञानेंद्रियों में संप्रत्य को समझने के लिए निर्माण प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इन कौशलों को विकसित करने का उद्देश्य है कि अधिगमकर्ता को समायोजन करने में सहायता प्रदान करें। कुछ जीवन उपयोगी कौशल होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए विकसित करना होता है। इस कौशल के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को भी प्रभावशाली बनाता है और अपनी बात बालकों तक आसानी से पहुंचा देता है और समय समय पर भाव भंगिमाओं का प्रयोग कर संप्रेषण को और अधिक परिष्कृत कर प्रभावशाली बनाता है। कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल होते हैं। इस प्रकार के कौशल स्वयं की देखभाल करने, अन्य सामग्री के रखरखाव करने और व्यक्ति का समाज में समायोजन करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए जरूरी होते हैं। व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग होता है। समाज के बिना वह अधूरा माना जाता है। इसलिए समाज में रहने के लिए सामाजिक गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। सौंदर्यात्मक और सृजनात्मक कौशल, इन कौशलों को विकसित करने से बालक के अंदर
छिपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है। इन कौशलों की सहायता से कला के प्रति प्रेम और सृजनात्मकता को उसके कार्यों से सह संबंधित कर प्रभावशाली बनाया जाता है। ये कौशल आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक आदि हो सकते हैं। शारीरिक कौशल, इस कौशल का प्रयोग चलने, फिरने, उठने, बैठने में किया जाता है। इसमें शारीरिक सीमाओं का विकास क्रम निम्न से उच्च की ओर होता है। फिर तीसरा बिंदु आता है विचारधारा। समावेशीकरण शिक्षा के इतिहास में एक नया नहीं है। इसकी पहुंच को प्राचीन समय में भिन्न और विशिष्ट मनुष्यों को उन मनुष्यों ने प्रताड़ित, शोषित, अमानवता कर दबा दिया था जो अपने आप को सबसे भिन्न और अति विशिष्ट मानसिकता वाले समझते थे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो विशिष्टता के विभिन्न पक्ष जैसे सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, योग्य, निर्योग्य आदि सामने आए। जैसे जैसे मनुष्य के आपसी व्यवहारों में अंतर होता गया, वैसे वैसे विशिष्टता की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण और श्रेणीकरण बढ़ता गया। जिसमें जैसी विशिष्टता की मात्रा पाई गई उसे वैसी ही शिक्षा प्रदान की जाने लगी। लेकिन इस बीच ऐसे बालक भी सामने आए जो शिक्षा शब्द के नाम से ही अपरिचित थे और समय के परिवर्तन की मांग को देखते हुए इन बालकों को अपनाने के लिए विद्यालय, समाज और राष्ट्र ने समावेशन की ओर कदम बढ़ाए, जिसके फलस्वरूप आज बहुत सारे प्रयासों के बाद कहीं शिक्षा के अर्थों को समय समय पर शिक्षाविदों द्वारा बदले जाने के बाद समावेशीकरण सामने आया। आजकल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता परम आवश्यक हो गई है। समावेशी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं देकर विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उन्हें हम इस प्रकार देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर समावेशी शिक्षा में बालकों की योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट कक्षा कक्ष और विशेष उपकरणों की व्यवस्था होती है। दूसरा है अधिकतम विकास के लिए। जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि इन बालकों का अधिक से अधिक विकास हो सके ताकि उनमें निहित क्षमताएं जागृत हो सके, जिससे कि भविष्य में अच्छे प्रौढ़ बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सके और वे सबके साथ मिलकर कार्य कर सकें। समायोजन के लिए, समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परिवार तथा समाज के द्वारा इनका तिरस्कार होता है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करके इनकी कमियों को दूर किया जा सकता है। कुंठा और ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। मंदबुद्धि बालक तथा पिछड़े बालक सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होते हैं, जिससे उनमें कुंठा की भावना जागृत होती है, जिसके फलस्वरूप उनका विकास रुक जाता है। इसलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रबंधक विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए भी समावेशी शिक्षा आवश्यक है। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वे बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसे दूर करने के लिए विशिष्ट कक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब हम समावेशी शिक्षा के महत्व को समझेंगे। इस शिक्षा से असमर्थ बालकों में समावेशी शिक्षा का महत्व निम्न कारणों से होता है। शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वह शैक्षिक तौर पर अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है, लेकिन उसके मन में यह विचार आता है
कि वह दूसरे बालकों की अपेक्षा किसी भी क्षेत्र में कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग और व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, जिससे बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। कम खर्चीली पद्धति। असमर्थ बालकों के लिए सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर आदि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की काफी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध होती हैं। विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाना कम खर्चीला होता है। इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती होती है। मानसिक विकास। असमर्थ बालकों को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण और प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बालकों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है कि हमें सामान्य बालकों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, जबकि हम भी उन जैसे ही हैं। इसका उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए। लेकिन समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। साधारण बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने से उनमें हीन भावना का विकास नहीं होता, बल्कि उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं होता, उनका पूर्ण विकास करना होता है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, क्योंकि विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ मिलकर असमर्थ बालकों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। इस प्रकार से असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता और भाईचारे जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। हम शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बालकों को समावेशी शिक्षा देना आवश्यक है। प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब असमर्थ बालक सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं। सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लगते हैं और असमर्थ बालक अपने आप को सहजता से उनके साथ समायोजित कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनकी आवश्यकता को अनुकूल उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रबंधन करना चाहिए तथा उनके लिए प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा की बाधाओं में पहला है मनोवृत्ति। प्रवृत्ति मानव जीवन का आधार होती है। हमारी प्रवृत्तियां हमारे विचारों, भावनाओं और जो भी हम करते हैं उनको स्पष्ट रूप से प्रभावित करती हैं। वे वास्तव में हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने को निर्धारित करती हैं। प्रवृत्ति वास्तव में किसी कार्य को करने के प्रति तत्परता होती है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा अध्यापक का रवैया होता है। अगर अध्यापक विशिष्ट अध्यापक वाले बालक के प्रति नकारात्मक और पक्षपातपूर्ण रवैया रखता है या ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति उसकी नकारात्मक पहुंच होती है, तो समावेशी शिक्षण सफल नहीं हो पाता है। मनोवृत्तियां भावात्मक होती हैं, क्योंकि ये हम जिस प्रकार लोगों एवं चीजों का मूल्यांकन करते हैं उसको प्रतिबिंबित करती है। यह हमें यह फैसला करने में मार्गदर्शन करती है कि हम किसको पसंद करें, नापसंद करें, किससे बचें और किसे अपनाएं। दूसरा है लेबलिंग। नियमित अध्यापकों के मामले में ऐसा देखने को मिलता है
कि वे बालकों की नामचिपी यानी लेबलिंग करते हैं। सम्मेलन इस प्रकार के लेबलिंग को स्वीकार नहीं करता। यह कुछ निश्चित कारणों के चलते हुए इसको ग्रहण नहीं करता है। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं जो देखने को मिलते हैं। लेबलिंग सामान्य तौर पर बालक के नकारात्मक पहलू की ओर ध्यान दिलाती है। यह उसकी अयोग्यता की ओर इशारा करती है जो सम्मेलन में बाधा उत्पन्न करती है। अध्यापक और अभिभावकों को भी अपाहिज बालकों से आशाएं बहुत कम होती हैं। अध्यापक बच्चे के कमजोर प्रदर्शन का कारण उसकी शारीरिक कमजोरी को मानते हैं, न कि अपने अध्यापन की। नेक्स्ट है सहपाठियों द्वारा नकारा जाना। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक नियमित कक्षाओं में जाते हैं, फिर भी उनके सहपाठियों द्वारा न तो वहाँ कोई इज्जत की जाती है और उन्हें नकारा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अपाहिज बालकों को अन्य साथियों के द्वारा चिढ़ाया जाता है, जो कि उनकी समावेशी शिक्षा में बाधा बनता है। नेक्स्ट है सहभागिता का अभाव। हम महसूस करते हैं कि समुदाय या सामुदायिक संस्थाओं में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक के समावेशी का आधार परस्पर सहभागिता होता है। अकेला व्यक्ति इतना कुछ हासिल नहीं कर सकता जितना वह टीम के प्रयासों से करता है। सम्मिलित अधिगम की सफलता के लिए अध्यापक और अभिभावक, नियमित और विशिष्ट अध्यापक, समाज एवं समुदाय के मध्य सहभागिता का होना आवश्यक है। अगर ऐसी सहभागिता नहीं है तो समावेशी शिक्षण सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जिम्मेदारी की कमी। जब एक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक को नियमित कक्षा में दाखिल किया जाता है तो उसके अधिगम को बनाना विशिष्ट शिक्षा अध्यापक का दायित्व समझा जाता है। अगर विद्यालय के पास विशिष्ट शिक्षक अध्यापक नहीं है तो वह किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई भी उसकी शिक्षा के लिए जवाबदेह नहीं होता। अध्यापकों में ऐसी जवाबदेही का अभाव सफल समावेशी शिक्षा में बाधा पहुंचाता है। वास्तव में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा प्रत्येक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है और इस व्यवस्था से जुड़ा हर अध्यापक उसके लिए जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है परंपरागत शैली में शिक्षण। असक्षम बालकों की अजीबोगरीब आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, परंतु अधिकतर मामलों में उसे बालकों के लिए अध्यापक परंपरागत अध्यापन शैली का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे विद्यालयों में अध्यापक निश्चित समय सारणी में व्याख्यान विधि अपनाते हैं। पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता। उनका ध्यान बच्चों के प्रति न होकर पूरी कक्षा पर होता है। वास्तविक समावेशी शिक्षा तब तक सफल और संभव नहीं है जब तक अध्यापक अपनी अध्यापन शैली को नहीं बदलता है। नेक्स्ट है साधन और संसाधन में एकता का न होना। प्रभावशाली समावेशन की यह आवश्यकता है कि कर्मचारियों और संसाधनों में एकता बनी रहे। सभी अध्यापक और संसाधन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की मदद और निर्देशन में सदैव उपस्थित रहें। इनमें अस्वस्थ बंटवारा समावेशी शिक्षा में बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा से ऊपर उठने के लिए भी अध्यापकों के विद्यालय के अध्यापक ही समझा जाए। सभी सूक्ष्म और असक्षम को अधिगम करता ही समझा जाना चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग या सलाह का अभाव। समावेशी व्यवस्था में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को पढ़ाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। अध्यापक हर परिस्थिति को आसानी से नहीं निभा पाता है, इसलिए अध्यापकों को आपस में सहयोग और सलाह मशवरा करना आवश्यक होता है। उक्त सहयोग का अभाव विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है समर्थन का अभाव। नियमित कक्षाओं में शामिल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक अधिगम में अपनी संतोषजनक तरक्की पाने के लिए अध्यापकों और अपने समकक्षों के सहयोग और समर्थन की इच्छा करते हैं। अगर उन्हें समर्थन नहीं मिलता है तो वे असफल होकर
विद्यालय छोड़ देते हैं। यह समावेशी शिक्षा के उपयोगी उद्देश्य को नकार देता है और समावेशी शिक्षण असफल हो जाता है। नेक्स्ट है अभिभावकों और समुदाय का शामिल न होना। प्रभावशाली समावेशी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा समावेशी प्रक्रिया में अभिभावकों और समाज का शामिल न होना है। अधिकतर मामलों में अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में भेज तो देते हैं, पर वे समावेशी के हर पहलू में शामिल नहीं होते, जैसे मूल्यांकन में, फैसला लेने, बच्चों की शिक्षा और बच्चों की देखरेख करने में वे विद्यालय से तटस्थ रहते हैं। इस प्रकार समाज के सहयोग पर काफी कुछ निर्भर करता है। अगर अभिभावकों और समाज या समुदाय का सहयोग नहीं मिलता तो समावेशी शिक्षण असफल हो जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिससे समावेशी शिक्षा असफल हो जाती है। इन्हें दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा सभी के लिए का नारा बहुत ही अधिक प्रचलित है। कुछ बालक शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कुछ बालक मानसिक रूप से भिन्न होते हैं। इन बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। विशिष्ट बालकों का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के कारण विशिष्ट शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में सबसे पहले परिश्रमी अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे बालकों की शिक्षा और निर्देशन देने में अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। इन समावेशी अध्यापकों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की निर्योग्यताओं को दूर किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आप को शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों और विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग और सहकारपूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का वितरण करना आदि कार्य भी अध्यापक को करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण हो, उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो, बालकों के प्रति स्वस्थ और सकारात्मक अभिवृत्तियां रखता हो और उनके मनोविज्ञान को समझता हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समाज सेवियों और विशेषज्ञों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए समाज सेवियों और विशेषज्ञ होने चाहिए। इनके लिए ये लोग अधिक लाभकारी सिद्ध होते हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में ये विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित होते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार यदि संभव हो सके तो प्रत्येक दिन इन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता और निर्देशन लेना चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में अतिरिक्त कक्षा की योजना भी होनी चाहिए। सामान्य विद्यालयों या कक्षाओं में पढ़ रहे विशिष्ट बालकों को अलग करके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंदबुद्धि तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का विकास सामान्य बालकों का जैसा हो सके और वे कक्षा में बार बार असफल न हो, इसके लिए अतिरिक्त कक्षा की योजना व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त पहले और बाद में इस प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था करके उनकी कमियों को दूर किया जा सकता है और सामान्य बालकों के साथ समायोजित किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा में समावेशी कक्षा योजना की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिस विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को प्रशिक्षित अध्यापकों, विषय विशेषज्ञों, निर्देशकों के माध्यम से सहायक सामग्री और यंत्रों की व्यवस्था करके उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में
समावेशी विद्यालय योजना को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि विशिष्ट बालक सामान्य विद्यालय के बालकों के साथ समायोजन करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, तो इस परिस्थिति में इन बालकों के लिए जो चक्षुहीन होते हैं, बहरे और गूंगे बालक होते हैं, बाल अपराधी, कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा संपन्न, सृजनात्मक और समस्यात्मक बालक होते हैं, उनके लिए समावेशी विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए विशेष कक्षाओं व भवनों का निर्माण, प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापक, चिकित्सक, निर्देशक और विशेष सहायक सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवासीय विद्यालय योजना भी होनी चाहिए। अंधे, बहरे, विकृत शरीर वाले, बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग और मंदबुद्धि तथा सांवेगिक रूप से असंतुलित गंभीर विशिष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना क्रियान्वित की जानी चाहिए। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षण प्रशिक्षण मात्र कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विशिष्ट बालकों के प्रत्येक कार्यों में निर्देशन के साथ अभ्यास कराए जाते हैं। बालक सहायक सामग्रियों का उचित प्रयोग करके बेकार समय का सदुपयोग करने का अभ्यास कर लेते हैं और इस प्रकार आवासीय विद्यालय योजना समावेशी बालकों के लिए अधिगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में, वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहां बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिलते रहें।